हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवांस एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी, यानी खेत किस प्रकार तैयार करना चाहिए, उन्नतशील इम्प्रूव वैरायटी जो आप यदि अर्ली फार्मिंग करते हैं तो उसका जो उत्पादन है कितना आप उत्पादन निकाल सकते, कौन सी भी हाइब्रिड वैरायटी हैं जिनका आप प्रोडक्शन अधिकतम निकाल सकते हैं। और अक्सर आप गलती करते हैं कि बुआई के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी चाहिए, यानी बुआई के समय बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि पौधे नर्सरी पौधशाला पर मात्र आप 25 से 27 दिनों पर किस प्रकार जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और प्लांटेशन करते समय कौन सी खाद देनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, सिंचाई के बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो किसान भाई मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहा है तो वो खाद दवाइयों को किस प्रकार यूज और इस्तेमाल करना है। लेकिन जो किसान भाई एकदम परंपरागत तरीके से साधारण तरीके से खेती करते हैं तो वे किस प्रकार खादों का जो कॉम्बिनेशन डोज होता है उनको देना चाहिए। तो कुल मिला के कितने प्रकार की बीमारी, फंगस, यानी लगभग यह जो वीडियो है A to Z पैकेज आपको मिलने वाला है। उत्पादन के बारे में बात करेंगे, लागत के ऊपर बात करेंगे, कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे और कुछ ऐसी सावधानी यदि आप रखते हैं तो यकीन मानिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इस गोभी की खेती से, कॉलीफ्लावर से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। देखिए, जो गोभी की खेती है यह ठंडी जलवायु की क्रॉप है, यानी पाला सहन करने में इसमें काफ़ी क्षमता होती है। और इसका जो अनुकूल समय है इसको आप अर्ली फार्मिंग करते हैं, यदि आप इसको बरसात पर खेती करते हैं तो मई, जून और जुलाई जो मंथ है काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। काफ़ी एकदम जो टाइमिंग है काफ़ी सूटेबल रहता है। और यदि आप मई, जून और जुलाई पर खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रेट और मुनाफा मिल सकता है। और वहीं आप गर्मियों के लिए इसे दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना और जनवरी का महीना, यानी नवंबर से लेकर जनवरी की मध्य आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, तो मई महीने पर यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो एक बात आप यकीन से लिख कर रख लीजिए कि आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। तो अर्ली फार्मिंग करने के लिए आप मई जो महीना है, मई के अंतिम सप्ताह तक नर्सरी आप तैयार कर लीजिए। और जून के आसपास यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा बेनिफिशियल मिलने वाला है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील हाइब्रिड इम्प्रूव वैरायटी। तो इस वीडियो पर हमने उन्हीं वैरायटी का सिलेक्शन किया है जिनका ओवरऑल इंडिया पर काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन है। और यह जो जानकारी, यह कोई किताबी जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकली जानकारी है। और सर्वाधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि आप जो वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उन्नत वैरायटी का चुनाव टेम्परेचर के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं या फिर लेट फार्मिंग कर रहे हैं। बरसात की जो कुछ वैरायटी अलग होती हैं, गर्मियों की कुछ वैरायटी अलग होती हैं। तो सॉइल टेम्परेचर और वातावरण क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से ही आपको अपने एरिया, राज्य के हिसाब से इम्प्रूव वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। हम जो इस वीडियो के माध्यम से वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। तो नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो 95-85 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और क्लाउस कंपनी की जो माधुरी आती है ये भी काफ़ी परफेक्ट है। और नंबर 3 सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी, ये भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी किसानों की पसंद है। और इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की ही 6099, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा हाईवेज कंपनी की जो दामनी आती है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और यह भी
काफ़ी किसानों की पसंद बनी हुई है। नंबर 4 हाईबेस कंपनी की जो दामनी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और नंबर 5 सेमिनीज कंपनी की गिरजा। नंबर 6 वेलकम कंपनी की जो समृद्धि आती है 707 और 808, इन दोनों वैरायटी में से भी किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें नामधारी सीड्स की तो NS 555 जो वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एवं नंबर 8 एडवांटा गोल्डन सीड्स की ही शीघ्र के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो हमने जो 8 वैरायटियों के नाम बताए हैं, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए एकदम तैयार हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आप इन वैरायटियों से निकाल सकते हैं। क्या आपने इससे पहले कॉलीफ्लावर की खेती की है और आपने अधिकतम प्रोडक्शन या फिर अधिकतम उपज देने वाली वैरायटी कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट्स कंडीशन। तो जो कॉलीफ्लावर की फूल गोभी की खेती है, यह ठंडे जलवायु की एकदम नमी क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाती है। तो ठंड के दिनों पर फूल गोभी को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल वाला काम नहीं रहता। थोड़ा सा गर्मियों पर स्टार्टिंग के दिनों पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में हम आने वाली जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि कौन सी बीमारियों पर क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं जलवायु और क्लाइमेट्स कंडीशन। फूल गोभी की खेती करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, काफ़ी अनुकूल और काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। और वहीं मैक्सिमम की बात करें अधिकतम, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो औसत जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 30-32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमारी कॉलीफ्लावर क्रॉप के लिए काफ़ी अनुकूल और काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। वहीं सॉइल की बात करें तो इसको आप काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी एवं साथ ही आप रेतीली मिट्टी पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी पर भी आप सफलतापूर्वक कॉलीफ्लावर की खेती कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट जो उत्पादन यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसकी खेती काली मिट्टी, काली दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, हल्की भूमि भी है, तो भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से फर्टिगेशन न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। आप दोनों प्रकार की भूमियों पर खेती कर सकते हैं, चाहे हल्की हो या फिर भारी हो। एवं इसके अलावा बात करते हैं पीएच वैल्यू। तो जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास काफ़ी अनुकूल, काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि बरसात हो जाती है, बारिश का जो पानी है खेत में ठहरना नहीं चाहिए, इससे गलन की समस्या हो सकती है या हमारी पूरी की पूरी फसल खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, पहले ही आपको मैनेजमेंट करा लेना है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी। और खेत की तैयारी करते समय हमको कौन सी खाद कितनी मात्रा पर देनी है। सबसे पहले मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, तोता हल से 1 से 2 बार जुताई प्लोविंग कराइए। उसके बाद आपको एक काम करना है कि रोटोवेटर चलवाने से पहले, मिट्टी को भुरभुरी कराने से पहले आप लगभग 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि रोटोवेटर से खेत को एकदम समतल करा दीजिए। और इसके अलावा बात करते हैं कि आप जब बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है। आप एक काम कर सकते हैं, 2 बैग यानी 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक खाद आती है, पाउडर फॉर्म वाली ही आपको इस्तेमाल करनी है। 2 बैग यानी 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद, 25 किलोग्राम DAP। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट पर 18% नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है और फास्फोरस 46% है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP आपको लेना है 25 किलोग्राम, MOP आपको लेना है 20 kg। इन तीनों चारों खादों को आपस में मिक्स करके बेड के ऊपर देकर आप बेड तैयार करा सकते हैं। अब लेकिन जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वो खाद देंगे जब प्लांटेशन कर रहे हों, तो उसी टाइम खादों को आपको देना है। तो कितनी कितनी मात्रा पर मिलाकर देना है, प्लांटेशन के वक्त आपको बतला देंगे कि आपको किस प्रकार प्लांटेशन करना है। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप पर और मल्चिंग पर बेड बनाकर गोभी की खेती करता है तो
उनको किस प्रकार फर्टिगेशन देना है। तो एसएसपी, डीएपी, एमओपी का ठीक तरीके से मिश्रण तैयार करके बेड के ऊपर देकर बेड तैयार करा सकते हैं। लेकिन यदि दीमक की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आप जो फिप्रोनिल आता है 0.3% जीआर फॉर्म में 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम, या फिर कार्बोफ्यूरान भी आता है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से बेड तैयार करते समय। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स और प्रति एकड़ प्लांट्स रिक्वायरमेंट। तो 1 एकड़ पर हमको 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। मार्केट पर 10 ग्राम की जो पैकिंग पर सीड्स आ जाते हैं और 10 ग्राम की जो पैकिंग पर सीड्स ऑफ नंबर होते हैं लगभग 2000 के आसपास सीड्स होते हैं। यानी 1 एकड़ पर हमको 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स लग सकता है। और यह जो डिपेंड और निर्भर करता है कि आप क्वांटिटी घट और बढ़ भी सकती है। यदि आप प्लांट कम लगाते हैं तो क्वांटिटी कम हो सकती है, और प्लांट यदि आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। तो बात करते हैं 1 एकड़ पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं, हम आगे चल के आपको डिस्टेंस ही बताएंगे कि कितने आपको प्लांट्स 1 एकड़ पर लगने वाले हैं। तो आपको 1 एकड़ पर 20,000 पौधे से लेकर 25,000 पौधे तक आप 1 एकड़ पर लगा सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार, यानी प्लांटेशन आप किस प्रकार घर पर ही एकदम कम से कम लागत पर किस प्रकार नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। और हम बात करने वाले हैं कि नर्सरी आप एकदम स्वस्थ हरी भरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, वो भी रेशेदार जड़ों युक्त। तो नर्सरी तैयार करने की 2 विधियां हैं। एक तो साधारण तरीके से, परंपरागत तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और एक प्लास्टिक प्रो ट्रे पर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार करेंगे तो उस पर आप ग्रीन नेट खींचकर, शेड नेट खींचकर भी आप तैयार कर सकते हैं। और साधारण तरीके से भी आप परंपरागत तरीके से कम लागत पर, हम दोनों विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपको अच्छी लगे उस विधि से आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप प्लास्टिक प्रो ट्रे पर किस प्रकार गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करते हैं। कोकोपीट खाद यानी नारियल की खाद की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा हमको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमको एक फफूंदनाशक जिसमें कार्बेंडाजिम भी हो, मैंकोजेब भी हो, तो एक फंगीसाइड। अब फंगीसाइड से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, उसी मिश्रण पर हम मिक्स करने वाले हैं। और साथ ही प्लास्टिक की प्रो ट्रे की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये इस तरीके से भी आप प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे होती हैं उनका आप चुनाव कर सकते हैं। तो इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही हम जहाँ पर वापस से जो बाहर निकाल कर प्रो ट्रे रखेंगे तो वहाँ पर हम एक ग्रीन नेट या फिर शेड नेट खींच लेंगे, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस हो सके और बढ़िया से हमारे पौधे तैयार हो सकें। तो बात करते हैं कि किस प्रकार आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार करना है। इन सभी खादों को, यानी 50% आपको नारियल की खाद लेनी है, यानी कोकोपीट खाद लेनी है, और 50% आपको जो वर्मी कंपोस्ट आती है उसको लेना है। इन दोनों को मिक्स करके उसी मिश्रण पर लगभग 20 से 25 किलोग्राम मिश्रण पर आपको 100 ग्राम यूपीएल कंपनी की, जैसे साफ है, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, किसी भी फंगीसाइड को आपको लेना है 100 ग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। और जो नारियल की खाद आती है, सिल्ली आती है, उसको आप लाइए मार्केट से और थोड़ा सा 3 से 4 घंटे तक पानी में डुबो कर रखिए, और उससे बाहर करके ठीक तरीके से मिश्रण तैयार करके वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिला करके आपस में मिक्स करके जो आपकी प्लास्टिक प्रो ट्रे है उस पर ठीक तरीके से भर दीजिए। उसके बाद आपको एक काम करना है कि उंगली की सहायता से कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार के आपको गड्ढे करना है एक एक। उसके बाद एक एक बीजों की बुआई कर देनी है। और जैसे आप एक एक बीजों की बुआई करेंगे, अब एक एक बीजों को जो आपको गहराई रखनी है, लगभग आपको 2 सेंटीमीटर के आसपास आप डेप्थ गहराई रख सकते हैं। तो ठीक तरीके से आप एक एक बीजों की बुआई कर देनी है। और आप एक काम कर सकते हैं कि गोभी का जो सीड्स है, जर्मिनेशन में दिक्कत आती है तो आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज उपचार आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित करना है। 100 ग्राम यदि सीड्स हैं तो उसे आप 5 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक से या फिर थायरम से बीज उपचार आप ज़रूर कर लीजिए। एक एक बीजों की बुआई करना है। उसके बाद आपको एक लेयर
जो हमने कोकोपीट, नारियल खाद और वर्मी कंपोस्ट की तैयार की है मिश्रण, उसकी एक लेयर फिर हमको क्या करना है कि प्लास्टिक प्रोटेटर पर कुछ इस प्रकार हमको बिछा देना है। और जैसे ही हमको इसके बाद सिंचाई नहीं करनी है, वैसे भी यह जो मिश्रण है इस पर हल्की नमी है, इनको जब हम पूरी तरीके से बुआई कर देंगे बीजों की, तो इन सभी को जो मल्चिंग होता है उसको हमको ठीक तरीके से कवर कर देना है। अब मल्चिंग कवर करने से फ़ायदा क्या होता है, तो अंधेला हो जाता है, जिससे जर्मिनेशन में काफ़ी हेल्प होती है और एक गर्माहट हीट उत्पन्न होती है, जिससे जर्मिनेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मल्चिंग कवर करने से यही फ़ायदा है कि जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। तो आपको मल्चिंग, प्लास्टिक की जो मल्चिंग है इस पर कितने दिन तक, सबसे बड़ा सवाल है कि कितने दिन तक हमको रखना चाहिए, क्योंकि मिर्ची पर यह जो ड्यूरेशन टाइमिंग है वो अलग है। तो आप यदि कॉलीफ्लावर के सीड से प्लांटेशन पौधे तैयार कर रहे हैं तो मल्चिंग पर आप कवर करके लगभग 2 से 3 दिनों तक कवर करके रखिए। उसके बाद मल्चिंग को बाहर निकाल करके जो ट्रे हैं उसको, जो आप इस प्रकार की शेड नेट खींचकर या फिर तंबू खींचकर बाहर निकाल दीजिए और सुबह शाम आप उस पर सिंचाई करते रहिए। सिंचाई करने के बाद जैसे हमारी नर्सरी 10-12 दिन की होगी, कीट और फंगस का प्रकोप भी देखने के लिए मिलेगा। यदि कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा, पत्तों खाने वाले कीट हैं, सकिंग पेस्ट हैं, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 15 लीटर पानी में आप 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कॉन्फिडोर आता है या फिर इमिडाक्लोप्रिड 70.8% स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो आप कार्बेंडाजिम 50% है या फिर साफ है, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम की दर से 1 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे, सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करेंगे, तो यकीन मानिए महज 22 से 25 दिनों पर हमारी नर्सरी स्वस्थ तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं साधारण तरीके से आप नर्सरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका खेत है उससे 1 फीट ऊपर आपको वेट बनानी है और वेट को ठीक तरीके से, जो मिट्टी है वेट की एकदम भुरभुरी हो। और साधारण तरीके से यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस है 2x4 में जो आपको 10 ग्राम सीड्स की बुआई करनी है, तो आपको 20 किलोग्राम गोबर की खाद, आधा किलोग्राम SSP और लगभग 100 ग्राम DAP खाद को आप ठीक तरीके से मिक्स करके आप बीजों की बुआई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं या फिर आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, हाई टेक तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं, यदि आप खर्च करना नहीं चाहते हैं और इल्लियों का, कीट का, फंगस का, सकिंग पेस्ट का प्रकोप है, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1% वाली का आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 50,000 ppm से ऊपर की जो नीम ऑयल आता है, नीम अर्क आता है, आप 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से भी स्प्रे करेंगे तो जो आपकी नर्सरी एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इन दोनों विधियों से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और यदि आप साधारण तरीके से भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऊपर कोई ग्रीन नेट है, शेड नेट है या फिर कुछ कवर कर दीजिए, जिससे आपकी नर्सरी सूखे ना, मुरझाए ना, कोमलाए ना। तो एकदम स्वस्थ नर्सरी 20 से 25 दिनों पर एकदम हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस। यदि आप वेड बनाकर प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। और एक वेड पर आप डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है और आपको डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है, जिगजैग प्लांटेशन करना है। और पौधे से पौधे की आपको जो दूरी रखना है 1 फीट से लेकर 1.5 फीट आप रख सकते हैं। एवं एक वेड से दूसरा वेड का जो डिस्टेंस है आप 4 फीट, 3 से 4 फीट आप रख सकते हैं। यदि यह डिस्टेंस आप रखते हैं तो काफ़ी आप अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल पाएंगे। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी क्यारियां बनाकर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और एक क्यारी पर जो एक मेड़ होती है, एक क्यारियों पर आप 3 से 4 और अधिकतम 5 लाइन लगा सकते हैं। और आपको लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस रखना है 1 से 1.5 फीट रखना है। आपको 4 से 5 एक क्यारियों पर 4 से 5 लाइन लगानी है। उसके बाद आप 3 फीट का अंतर छोड़िए और फिर आप 4 से 5 लाइन लगाइए। तो इस प्रकार छोटी छोटी क्यारियों पर यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इस प्रकार आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि आप बेड बनाकर प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि 3 से 4 दिन पहले से ही आप एकदम ड्रिप से सिंचाई करते रहें और उसके बाद एक एक पौधे की आप प्लांटेशन शाम टाइम कर सकते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं जो किसान भाई परंपरागत तरीके से क्यारियों पर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उनको जो बुआई के समय कौन सी खाद देनी, उस गड्ढे पर जो 4 से 5 इंची का लाइन से आपको गड्ढे के खुदाई करनी है। उसके बाद आपको 15 ग्राम SSP, 15 ग्राम DAP और 10 ग्राम MOP, इन तीनों को मिक्स करके प्रति पौधे की दर से आपको देना है और एक एक पौधे की आपको प्लांटेशन करना है। लेकिन आपको साधारण तरीके से क्यारियाँ बनाकर आपको पहले सिंचाई करनी है, यानी पर्याप्त मात्रा पर नमी हो, चाहो आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो दोनों सिचुएशन पर आपको नमी होना बहुत ही ज़रूरी, जो फील्ड है पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी 2-3 दिन पहले से ही आप ड्रिप से या फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई करते रहें। उसके बाद आप शाम टाइम यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो एक बात यकीन मान लीजिए कि जो जैसे ही आप प्लांटेशन करेंगे पौधे सूखेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं और काफ़ी अच्छी रूट का डेवलपमेंट हो पाएगा। उसके बाद ही आप जैसे ही आपने प्लांटेशन की हल्की सी सिंचाई ज़रूर करें, इससे जो प्लांटेशन है काफ़ी स्वस्थ प्लांटेशन भी हो जाती है और शाम टाइम भी आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, यानी हमारी जो गोभी की क्रॉप है कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन से पेस्ट आते हैं और कौन कौन सी फंगस और कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमारी गोभी कॉलीफ्लावर की क्रॉप को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिए, हर एक बीमारी का हम डिटेल्स हैं विस्तार से जानकारी शेयर करने वाले हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी वो बेस्ट दवा है जो काम कर सकती। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट फंगस आते हैं और साथ ही बीमारियों के ऊपर बात करते हैं। तो सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो कि पत्तों को खाने वाली जो इल्ली होती है उसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही DBM का प्रकोप होता है, हरी इल्ली का प्रकोप होता है और साथ ही फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप होता है, तंबाकू इल्ली और सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। एवं इसके अलावा सकिंग पेस्ट पर एफिड, जैसिड, थ्रिप्स का भी कहीं कहीं प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। वाइट फ्लाई के साथ साथ गलन की समस्या आती है और साथ ही कैबेज मैगेट प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वहीं फंगस की बात करें तो लीफ स्पॉट, बेल्ट, विलाइट, पीलापन और आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे पर समय से पहले ही गोभी की क्रॉप पर फूल आ जाते हैं। इसके अलावा फूलों का अस्त व्यस्त जो बनावट होती है, आपने देखा होगा कि कुछ गोभी के फ्लावर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको एकदम प्रॉपर फूल आप कैसे डेवलप विकास कर सकते हैं, जो बीमारी आती हैं उनका भी हम निवारण बताने वाले हैं। तमाम जो समस्याएं आती हैं इन सभी के लिए हर एक मतलब छोटे छोटे बीमारी आती हैं उनका हम एक एक करके डीपली जानकारी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेमी लूपर्स, हरी इल्ली और तंबाकू इल्ली और सुंडी का प्रकोप है, तो इन सभी की रोकथाम करने के लिए आप किसी भी एक कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि सिजेंटा कंपनी की एविसेंट आती है 15 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम। इसके अलावा अदामा इंडिया कंपनी की फेलोथोरा आती है 15 लीटर पानी में 35 ml, या फिर कोराजन भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 18.5% जो कि SC फॉर्म में आती है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकर 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। FMC की जो वेनेविया आती है 15 लीटर पानी में 9 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगली जो बीमारी है और जो अगला इंसेक्ट है वो है DBM यानी डायमंड बैकमोथ। तो डायमंड बैकमोथ के कंट्रोल के लिए कोराजन 5 ml 15 लीटर पानी में और नीम अर्क आती है 1% वाली 15 लीटर पानी में आप 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अदामा इंडिया कंपनी की वाराजाइट का भी स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से यदि स्प्रे करते हैं तो DBM पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगली बीमारी के ऊपर बात करते हैं जो सकिंग पेस्ट का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। एफिड, जैसिड, थ्रिप्स या फिर कोई भी रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%, 80% जो WG फॉर्म में आती है, जैसे घाटा कंपनी की पोलिस है या फिर बायर कंपनी की लेजेंटा है, तो 15 लीटर पानी में आप 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आती है 10 ml और नूबान 25 ml, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पंप की दर से। इन दोनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हैं तो जो सकिंग पेस्ट का यदि प्रकोप देखने के लिए मिलता है तभी आपको यह कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो बीमारियाँ आती हैं, जैसे ब्लाइट है,
गलन है और लीफ स्पॉट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप एंट्राकॉल फंगिसाइड यानी प्रोपिनेब 70% जो कि WP फॉर्म में आती है 40 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपको लेना है COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 40 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। कब? यदि जैसे विलाइट का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो फर्स्ट स्टेज पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा पर और बढ़िया से आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप एंट्राकॉल और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 15 लीटर पानी में की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि फंगस का हैवी प्रकोप है तो एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 20 ml और इसके साथ M45 35 से 40 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि जो फर्स्ट हमने कॉम्बिनेशन बताया COC और प्रोपिनेब, यदि हल्का फुल्का फंगस का प्रकोप है तो स्प्रे करें। यदि हैवी ब्लाइट का प्रकोप है तो आप एमिस्टार टॉप को और साथ ही M45 का स्प्रे कर सकते हैं। ब्लाइट, फंगस, लीफ स्पॉट और जो गलन की समस्या आती है तो बढ़िया सा काम और बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। गोभी की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है विल्ट की, यानी एकदम फलता फूलता पौधा ही सूख जाता है। तो इसके लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आप ड्रेंचिंग जैसे वायर कंपनी की एलेट आती है इसको ले सकते हैं या फिर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फफूंदनाशक आती है। इन दोनों में से किसी भी एक को क्या करना है कि 500 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में ठीक तरीके से घोलना है और जड़ों के पास 50 ml से लेकर 100 ml की दर से आपको ड्रेंचिंग कर देना है। जो सूखने की समस्या है, जो विल्ट की समस्या है, जो जड़ संबंधित बीमारियां हैं वह एकदम निजात पा सकते हैं और बढ़िया सा आपको रिजल्ट मिल सकता है। यदि गोभी की बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है तो कृषि रसायन कंपनी की पोषक सुपर आती है 15 लीटर पानी में आप 25 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर सिंजेंटा कंपनी की वायु स्टिमुलेंट क्वांटेस 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी एक का कब स्प्रे करना है? जब आपको लगे कि हमारी गोभी क्रॉप पर सब न्यूट्रिएंट देने के बाद भी बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। क्वांटेस या फिर पोषक सुपर दोनों में से किसी भी एक का। कॉलीफ्लावर की जो क्रॉप है इसमें पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो गोभी की फसल पर यदि पीलापन की समस्या है तो वाटर जो मैनेजमेंट है सबसे पहले तो आपको सुधार कर रखना है और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। वनस्पतिक जो स्टेज होती है उस समय नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए और जो वेजिटेटिव बढ़वार होती है तो उस समय नाइट्रोजन का, नाइट्रेट बेस खादों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा जब हमारी जो गोभी की क्रॉप है इस पर यदि खरपतवार उगते हैं तो भी पीलापन की समस्या, रोगों का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है जिससे पीलापन बड़ी मात्रा पर बढ़ सकता है। तो खेत की चारों तरफ साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। पीलापन एकदम ना हो और खेत पर साफ़ सफाई, निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहें। यदि निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो खरपतवार नाशक का भी स्प्रे करते रहें, यानी खेत में कुल मिला के साफ़ सफाई बनी रहे। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं। गोभी के जो फूल होते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि वनस्पतिक अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करना चाहिए एवं फ्लावरिंग स्टेज पर कैल्शियम, बोरॉन और गन्ने का गुड़ यूज करना चाहिए। साथ ही फेरस सल्फेट भी बढ़िया काम करती है फ्लावरिंग स्टेज पर। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो कैबेज पर मैगेट की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो फिप्रोनेल आता है 0.3% GR दानेदार कीटनाशक या फिर कार्बोफ्यूरॉन किसी भी एक का 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बुआई के समय ही या फिर प्लांटेशन के समय ही या फिर खेत तैयार करते समय प्रयोग कर सकते हैं। और खेत तैयार करते समय प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो यूरिया खाद के साथ या फिर ड्रिप के माध्यम के साथ भी आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी स्प्रे शेड्यूल कि किस स्टेज पर हमको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, यानी क्वांटिटी, मात्रा और बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे के बारे में बात करते हैं। ट्रांसप्लांट्स हैं, जैसे ही कॉलीफ्लावर की जो क्रॉप है लगभग 15 से 18 दिन के आसपास की होती है तो M45 मैंकोजेब 75% को आपको लेना है 40 ग्राम और इसके साथ आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जो इमिडाक्लोप्रिड
17.8% आता है, जैसे कॉन्फिडोर आता है 10 ml 15 लीटर पानी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये था फर्स्ट स्प्रे। जो भी हम आपको डोज बता रहे हैं 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से ही हम आपको डोज बता रहे हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सेकंड स्प्रे। जो सेकंड स्प्रे है, हमको सेकंड स्प्रे किस टाइम करना चाहिए आइए समझते हैं। जब हमारी गोभी की क्रॉप लगभग 25 से 28 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे पर एमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, एंट्राक्वल 40 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml प्रति पंप की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड स्प्रे के बारे में। तो जैसे ही हमारी गोभी क्रॉप ट्रांसप्लांट से 35 से 38 दिन के आसपास की होती है तो इस पर आप सिजेंटा कंपनी की एविसेंट 2 से 3 ग्राम, रोकोफंगिसाइड 40 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 15 ml, सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको 15 लीटर पंप की दर से आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ स्प्रे। तो 45 दिन के आसपास की हमारी क्रॉप होती है तो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 50 ग्राम, बोरॉन 30 ग्राम और 05234 100 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पंप की दर से। लेकिन तीनों को अलग अलग घोल बनाकर ही टंकी में मिलाकर ही स्प्रे कर देना है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं 55वें दिन। जब हमारी क्रॉप ट्रांसप्लांट से 55 दिन के आसपास की होती है तो एम्पलीगो 8 ml, नीमार्क 1% वाला 30 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 35 ग्राम, इन तीनों को आपस में मिक्स करके 15 लीटर पंप की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं छठवां स्प्रे। तो जैसे ही ट्रांसप्लांट से 60 से 65 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाट 40 ml, करजाट फंगिसाइड 60 ग्राम और स्टिकर के साथ ही आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। तो जो स्टिकर होता है, जैसे हम घोल बनाकर अपनी क्रॉप पर स्प्रे करते हैं तो क्योंकि गोभी के जो लीफ होते हैं काफ़ी सरफेस रहते हैं, घोल चिपकता नहीं, तो सिलिकॉन चिप को स्टिकर मिलाकर ही आप यदि आप स्प्रे करते हैं तो यकीन मानिए जो घोल है वो चिपकेगा, प्रॉपर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और एक बात याद रखिए कि यदि आप दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जो पानी होता है वाटर का पीएच भी ज़रूर करा लीजिए। यदि पीएच हाई है तो अभी हमको कीटनाशक दवाइयों का, फंगीसाइड का या फिर किसी भी पेस्टिसाइड का हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप फॉस्फोरिक एसिड को 20 ml प्रति 200 लीटर की टंकी आती है उस पर मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्प्रे शेड्यूल। अब बात करते हैं खाद के शेड्यूल के ऊपर, यानी हमको अपनी कॉलीफ्लावर गोभी की खेती पर कब कितनी मात्रा पर न्यूट्रिएंट, खादों, पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, किस स्टेज पर कौन सी खाद देनी चाहिए, तो इस वीडियो पर बने रहिए। हम बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। और फर्टिगेशन शेड्यूल 2 तरीके से शेयर करेंगे। जो किसान भाई ओपन फार्मिंग करते हैं, फ्लड एरीगेशन से करते हैं, उनका खाद का डोज अलग है। और जो किसान भाई ड्रिप, मल्चिंग, बेड पर खेती करते हैं तो वे वेंचुरी के माध्यम से कैसे खाद दे सकते हैं, इसकी भी जानकारी अलग अलग 2 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य तरीके से जो किसान भाई खेती कर रहे हैं। तो फर्स्ट खाद, जब हमारी क्रॉप ट्रांसप्लांट से 18 से 20 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद, जब हमारी गोभी की क्रॉप ट्रांसप्लांट से 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया खाद 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड खाद, तो तीसरी खाद 45 दिन के आसपास की हमारी क्रॉप होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद 12 किलोग्राम, बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो खाद का जो डोज था, कॉम्बिनेशन था, बे किसान भाइयों के लिए था जो एकदम फ्लैट एरीगेशन से ओपन फार्मिंग कर रहे हैं। तो बे किसान भाई इस तरीके से जड़ों के पास खाद देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो वे फर्टिगेशन शेड्यूल किस प्रकार चला सकते हैं आइए समझते हैं। तो ट्रांसप्लांट से 10 दिन से लेकर 30 दिनों की मध्य आप 19 NP घुलनशील खाद 1261 1744 इनको आप, और साथ में बीच बीच में हफ्ते में 2 बार ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन दोनों को 500 ग्राम, और जो NP की खाद बताई है 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम 3 दिनों के अंतराल पर आप प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जब हमारी गोभी क्रॉप
30 दिन से लेकर 50 दिन के मध्य होती है। तो NPK घुलनशील खाद 05234 3 किलोग्राम, 13045 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 2 से 3 किलोग्राम, बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम। इनको आपस में बदल कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसप्लांट से 50 से 70 दिन के बीच जब हमारी क्रॉप होती है तो NPK घुलनशील खाद 0050 जो वाटर सेल्युलर फर्टिलाइजर्स आती है, 13045 फेरस सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रियन, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट को अकेले ही प्रयोग करें, जो चेलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है उसका प्रयोग करना है। तो 2 से 3 किलोग्राम 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन साथ ही मल्चिंग पेपर। तो ड्रिप आपको कितने mm की लगानी है? यदि आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो 16 mm जो इनलाइन ड्रिप एरीगेशन होती है, इनलाइन 16 mm को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करते हैं तो 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर आता है यह गोभी की क्रॉप के लिए सर्वाधिक सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लागत। यदि आप 1 एकड़ पर कॉलीफ्लावर की फार्मिंग करते हैं तो लागत कितनी आ सकती है? तो हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि यदि हम 1 एकड़ पर खेती करते हैं तो सभी लागत को ऐड करके लगभग 25,000 से लेकर 30,000 रुपये के आसपास आपको प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है, कॉस्ट आने वाली है। वहीं मुनाफा के ऊपर बात करते हैं कि 1 एकड़ पर यदि आप खेती करते हैं तो कितना मुनाफा आप निकाल सकते हैं। तो जो एवरेज है उत्पादन जो प्राप्त होता है 100 क्विंटल के आसपास, और 15 kg की दर से ही हमको कीमत देखने के लिए मिल जाती है। तो 1500 गुणित 100 लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं उत्पादन के बारे में। तो जो उत्पादन है यदि आप ठीक तरीके से ग्रोइंग कर पाते हैं तो लगभग 100 से लेकर 130 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। यानी जब तक आप अपनी क्रॉप को खरपतवार से मुक्त नहीं रखेंगे, यकीन मान लीजिए उत्पादन बिल्कुल आधा हो जाएगा। और हो सकता है कीट, इंसेक्ट और पेस्ट का प्रकोप के कारण हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा पर उत्पादन भी ना निकाल पाएँ। तो आप एक काम कर सकते हैं कि खरपतवार को बाहर निकालने के लिए मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, और रासायनिक के लिए दोनों वेडों के बीच में ग्लाइफोसेट 41% खरपतवार नाशक को बीच में स्प्रे कर सकते हैं। फसल पर नहीं पड़ना चाहिए यह जो घोल है। और आप चाहें तो पावर वीडर की मदद से भी खेत में सफाई बना सकते हैं। और वहीं आप जितनी सफाई बनाए रखेंगे, खेत के चारों तरफ जितनी सफाई होगी उतना ही अच्छा आप प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में कि आप खेती यदि कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, आइए समझते हैं। नंबर 1, जल भराव वाले खेतों पर आप खेती ना करें। स्प्रे जो भी आप कीटनाशक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं शाम टाइम ही स्प्रे करें। सिंचाई दोपहर के वक्त ना करें। शुरुआती दिनों पर हैवी टेक्निकल बेस कीटनाशक का आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। अनुकूल और हाइब्रिड वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। स्प्रे खाद आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी की जांच जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा खारे पानी पर इसकी खेती हो सकती है या फिर नहीं? जी नहीं। आप गोभी की खेती यदि खारा पानी है तो गोभी को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी सावधानी होती हैं। और जो भी हमने खाद बताई हैं, स्प्रे बताई हैं, आपको आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना है, न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमारी फसल क्या नाइट्रोजन की कमी डिफिशियंसी दिख रही है, या फिर जो भी आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहते हैं, जो भी आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार कम से कम लागत पर आप कॉलीफ्लावर की खेती करने की कोशिश करें। इससे आमदनी में वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही जो लागत है वो कम होगी। तो अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो जो कॉलीफ्लावर की क्रॉप है, यानी नर्सरी तैयार करने में लगभग 30 दिन लग जाते हैं। नर्सरी के बाद प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक 90 दिन लग जाते हैं। यदि पौधे तैयार करने से लेकर बात करें हार्वेस्टिंग तक तो टोटल 100 से लेकर 120 दिन की आसपास की टाइमिंग लग जाती है। कुछ वैरायटियों से भी रहता है, कुछ वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ वैरायटी थोड़ा डिले लेती हैं, थोड़ा देर लेती हैं, और मौसम पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन एक एवरेज माना जाए तो 100 से लेकर 120 दिन की यह क्रॉप है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कीमतें।
तो जब आप खेती करते हैं तो यह जो कीमतें बाज़ार भाव फ्लेक्सिबल रहती हैं, यानी 100% कन्फर्म नहीं है कि हमको कैसा रेट मिल सकता है। तो मिनिमम कीमतों की बात करें तो 5 रुपये केजी से लेकर 8 रुपये केजी, और मैक्सिमम कीमतों की बात करें तो 35 रुपये केजी और 40 रुपये केजी के हिसाब से भी हमको रेट मिल सकता है। लेकिन यदि आप मई महीने पर अर्ली फार्मिंग करते हैं, गोभी की खेती करते हैं, तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छा 25 से 30 रुपये केजी का आप रेट मिल सकता है, आपको बाज़ार भाव मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमने कॉलीफ्लावर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप किसान हित पर लाइक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।